The London Top Show is brought to you by My Store app. हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। साल 2021-22 के लिए देश का बजट आने वाला है। कल मोदी सरकार आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे पेश कर देगी। तो भैया वक्त आ गया है कि अब हम देश की आर्थिक सेहत और भविष्य को लेकर समझ पैदा करें, ताकि जब बजट आए तो हम उसकी खूबियों और खामियों को पकड़ पाएं, एक स्वस्थ आलोचना पेश कर सकें। आज की बड़ी खबर इसी मकसद से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें अब भी सामने आ रही हैं, तो उनका भी जिक्र होगा और साथ में जिक्र होगा सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई का। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। बेलगाम वागते महाभाग हा जोपर्यंत त्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत माझं मत पहिलं आपल्या सरकारकडनं कोर्टात सांगितलं गेलं पाहिजे की हा तातडीने केंद्रशासित करा। इकडे कर्नाटक सरकारची मस्ती चालता कामा नये, अजिबात चालू देणार नाही। कारण सगळे झाले, साक्षी पुरावे सगळे दिले गेले। एक तो काळ होता, आता कोणी सांगितलं, तुम्ही सांगितलं, कोणी सांगितलं कल्पना नाही की इथून माझे। त्याचबरोबर मी तुम्हाला सांगतोय की ती जी एक आपली एकजूट होती महाराष्ट्र एकीकरण समितीची। ये वीडियो महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद, संघर्ष और समाधान नाम की किताब की विमोचना के मौके का है। इसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, बाला साहेब थोराट और कई दूसरे नेता शामिल थे। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले कि जब तक इन विवादित क्षेत्रों को लेकर कोई फैसला नहीं होता है, तब तक इनको केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाए। हमें उम्मीद है केंद्र सरकार इस मामले में कार्रवाई करेगी। स्वाभाविक है, इस बयान के बाद कर्नाटक की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम लक्ष्मण सावदी ने कहा, मुंबई को कर्नाटक में शामिल होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि मुंबई को केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया जाए। अब ये चल क्या रहा है? कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद बहुत पुराना है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित बेलगाम इलाके में मराठी भाषियों की अच्छी खासी आबादी है। इसी वजह से महाराष्ट्र इस इलाके पर अपना दावा करता है। अभी ये जिला कर्नाटक में आता है। बीएस येदियुरप्पा की सरकार ने हाल में इलाके की मराठी भाषियों के कथित हितों को ध्यान में रखते हुए मराठा डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन भी कर दिया। मतलब नेतागिरी फुल स्पीड में चल रही है। लेकिन एक और चीज है जो हौले हौले चल रही है। दोनों राज्यों के बीच इस विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अब हम चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी पश्चिम बंगाल से। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और वाम दलों ने 193 सीटों का आपस में बंटवारा कर दिया। 101 सीटों पर वाम दल यानी कि लेफ्ट पार्टियां और 92 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। राज्य में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। बाकी सीटों के लिए आगे की बैठकों में फैसला लिया जाएगा। 2016 में भी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तब 92 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, जबकि 202 सीटों पर लड़ने वाली लेफ्ट फ्रंट को सिर्फ 32 सीटें मिली थी। दूसरी सुर्खी चुनाव से ही जुड़ी है। आम आदमी पार्टी ने देश के 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने का फैसला किया है। आज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि यूपी, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि कांग्रेस और बीजेपी जो 70 साल में नहीं कर पाई, वो हमने 5 साल में कर दिखाया। अगर 5 साल के अंदर हम लोग ये सब कर सकते थे, तो ये 70 साल में बीजेपी कांग्रेस वाले मिलके भी कर सकते थे। इसका मतलब अपने को जानबूझ के देश को पिछड़ा रखा गया, जानबूझ के अपने देश को गरीब रखा गया, जानबूझ के अपने देश को अनपढ़ रखा गया। इन दोनों पार्टियों ने मिलके, मोस्टली तो इन दोनों पार्टियों ने 70 साल में कभी ये कभी वो, एक बार तुम एक बार हम, यही चलाया। जानबूझ के इन लोगों ने किया। और आजकल एक पार्टी है राष्ट्रीय स्तर की, वो आपको याद दिलाती है सन 1200 में ये हुआ था, सन 1300 में ये हुआ था, सन 1400 में ये हुआ था। वो ये नहीं बताती 21वीं सदी का भारत कैसा होगा, वो ये नहीं बताती 22वीं सदी का भारत कैसा होगा। वो कहती है 1200 में, सन 1200 में ये हुआ था, इसका बदला लेंगे। अब सन 1300 में ये हुआ।
देश को अब तय करना है कि हमें आगे बढ़ना है कि हमें पीछे जाना है। इन पार्टियों के पास कोई विजन नहीं है, इनको ये नहीं पता आगे करना क्या है, इसीलिए पीछे वाली चीजों में हमें उलझाए रहते हैं। इनकी नीयत खराब है। अगर आप सब लोग देश से प्यार करते हो तो केवल आम आदमी पार्टी है जिसके पास 21वीं सदी और 22वीं सदी की विजन है। हमारे पास हमें पता है करना क्या है और हमें पता है कि वो करने के लिए हमें वहां तक पहुंचना कैसे है। हमें पता है कि पूरे देश को शिक्षित कैसे करना है। हमें पता है कि इस देश के गरीब से गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे देनी है, हमने करके दिखाया। हमें पता है कि गांव गांव तक, घर घर तक नल में पानी कैसे पहुंचाना है। हम नारेबाजी नहीं करते, ये नारेबाजी करते हैं रोज एक नया स्लोगन, हर घर चल कुछ नारे करने से थोड़ी काम चलता है। मेहनत करनी पड़ती है, 24 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, साफ नीयत होनी पड़ती है। एक सुर्खी प्रधानमंत्री मोदी ने भी बनाई। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस डायलॉग्स एजेंडा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत से और कोरोना वैक्सीन निकलेंगी। और क्या बोले प्रधानमंत्री, सुनिए। भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। आखिरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। तबलीगी जमात के कार्यक्रम के बाद कोरोना को लेकर जिस तरह न्यूज चैनल्स ने रिपोर्टिंग की, उस पर आपत्ति जताते हुए जमीयत उलेमा हिंद ने याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने सरकार से पूछा कि आपने केबल टीवी नेटवर्क और टेलीविजन कार्यक्रम को अलग अलग क्यों रखा है। सीजीआई ने कहा कि ब्रॉडकास्ट कार्यक्रम लोगों को प्रभावित करते हैं तो सरकार इसमें कुछ करती क्यों नहीं। सीजीआई ने कहा कि आपने तब तो इंटरनेट बंद कर दिया जब किसान दिल्ली पहुंचे, फिर यहां कार्रवाई क्यों नहीं। कोर्ट के मुताबिक आपको विषयों की गंभीरता को समझना होगा, ऐसी खबरों को रोकना होगा जो कानून व्यवस्था पर सवाल बने। सवालों की इस झड़ी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केबल टीवी, डीटीएच और ओटीटी पर तकनीकी पहलू क्या हैं, इन्हें कैसे नियमित किया जा सकता है, इसका पूरा खाका सरकार कोर्ट के सामने पेश करेगी। अदालत समय दे। कोर्ट ने सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया टीवी यानी खबरिया चैनल्स की खबरें और कार्यक्रम को नियमित करने और तकनीकी व्यवस्था के बारे में सरकार और सभी पक्षकार इस समय सीमा में जवाब दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की बात चली है तो आपको एक दिलचस्प बात और बता दें। आज ही के दिन 71 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई हुई थी। साल था 1950 का, लेकिन इस दिन तक आने से पहले न्यायपालिका ने लंबा सफर तय किया था। न्याय को लेकर भारत में सदियों से अलग अलग परंपराएं रहीं। आज जिस रूप में हम न्यायपालिका को देखते हैं उसकी शुरुआत हम 1774 से मान सकते हैं। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज तृतीय के राज में 26 मार्च को 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना हुई थी। कुछ आज के सुप्रीम कोर्ट की तरह इस सुप्रीम कोर्ट के पास भी अंग्रेज शासन में न्यायिक फैसले देने के सभी अधिकार थे। इसके बाद 1800 में मद्रास और 1823 में बंबई में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। फिर 1861 में आया इंडिया हाई कोर्ट्स एक्ट। इसके तहत कलकत्ता, मद्रास और बंबई की सुप्रीम कोर्ट को भंग करके यहाँ हाई कोर्ट की स्थापना की गई। अपने अपने इलाकों के लिए पहले वाली सुप्रीम कोर्ट जैसे अधिकार इनके पास थे। आधुनिक भारत का जो सुप्रीम कोर्ट हमें नजर आता है उसके सबसे करीब आया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। इसे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया था। तब इसका काम था प्रांतों के बीच के विवादों पर सुनवाई करना, हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करना और ऐसे ही दूसरे मैटर। भारत पर अधीन था तो प्रांतों के झगड़ों को प्रिवी काउंसिल भी सुनता था। 1947 में हम आज़ाद हो गए। भारत के लिए संविधान बनाने पर काम शुरू हुआ। संविधान में संविधान के रखवाले के रूप में सुप्रीम कोर्ट की कल्पना की गई। भारत एक गणतंत्र बनना चाहता था, इसलिए प्रिवी काउंसिल की व्यवस्था भी खत्म की गई। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उसके 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की भी विधिवत शुरुआत हुई।
28 जनवरी 1950 को 6 जजों की पीठ ने एक समारोह में सर्वोच्च न्यायालय में कामकाज की रस्मी शुरुआत की। इन 6 जजों की पीठ में कौन कौन शामिल था, ये आज के दिन खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश जो अभी के हैं शरद अरविंद बोबडे उन्होंने याद दिलाया। तत्कालीन सीजेआई हरिलाल कानिया, जस्टिस फजल अली, जस्टिस पतंजलि शास्त्री, जस्टिस MC महाजन, जस्टिस बिजॉन मुखर्जी और जस्टिस SR दास। इस समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी कैबिनेट के कई मंत्रियों के साथ मौजूद थे। साथ में थे देश के पहले अटॉर्नी जनरल MCC तलवार। संयोग यह है कि पंडित नेहरू और उनकी कैबिनेट में कई वकील थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई हाई प्रोफाइल केस लड़े। तब भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वो भी वकील थे। चलिए, ये तो इतिहास की बात हो गई। अब इतिहास और वर्तमान के बीच जो कॉमन वैल्यूज हैं उन पर बात कर लें। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका में सर्वोच्च संस्था है। संसद के बनाए कानून की वो व्याख्या कर सकता है, उसके दिए आदेश पूरे भारत में लागू होते हैं। वो विधायिका और कार्यपालिका के ऐसे किसी भी कदम को रोक सकता है जो संविधान सम्मत ना हो। और ऐसी ही भारी भरकम जिम्मेदारी के चलते न्यायविद याद दिलाते रहते हैं कि मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट का काम संसद के कानून की व्याख्या और राज्यों के बीच उपजने वाले विवादों को निपटाना है। लेकिन अब अमूमन ऐसे सारे मामले सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं जिनके नाम के आगे चर्चित लग जाता है। ये बहस फिर कभी के लिए छोड़ते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का हैप्पी बर्थडे है और खुद CJI ऐसे बोबडे ने कहा कि इस दिन को हर साल एक उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए। और इसी बात पर भारत सरकार के 2 सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो भी सहमत हुए। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसा होने लगे। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 1 फरवरी को मोदी सरकार संसद में साल 2021-22 का आम बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये तीसरा बजट होगा। पिछले कई वर्षों से परंपरा चल रही है कि बजट भाषण लोकसभा में होता है। इस बार भी ऐसा होगा। परंपरा यह भी है कि आम बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वे पेश किया जाता है और इस हिसाब से 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे पेश होना चाहिए था, लेकिन उस दिन रविवार है, संसद नहीं चलेगी। तो कल यानी शुक्रवार को आर्थिक सर्वे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। हर साल हम बजट के वक्त आर्थिक सर्वे ये शब्द सुनते हैं बार बार। क्या होता है ये आर्थिक सर्वे, कौन तैयार करता है, क्यों तैयार किया जाता है, इस बार के आर्थिक सर्वे में क्या खास होगा, इस पर बात करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह हम अपने घर के अर्थ की चिंता करते हैं, हमें देश के अर्थ की भी चिंता करनी चाहिए। आर्थिक सर्वे वित्त मंत्रालय का एक अहम सालाना दस्तावेज होता है। इसे वित्त मंत्री लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखती हैं। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की इकोनॉमिक्स डिवीजन और आर्थिक सर्वे को तैयार करती है। यह सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार होता है। अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। आर्थिक सर्वे में होता क्या है? 2 तरह की बातें। पहली तो ये कि पिछले 1 साल में देश की अर्थव्यवस्था कैसी रही, सरकार का पैसा किस सेक्टर में कितना गया, देश में उद्योगों की हालत कैसी रही, रोजगार कितना रहा, कृषि क्षेत्र का हाल क्या है, कितना हमने आयात किया, कितना निर्यात किया, इन सब विषयों का डेटा। और दूसरा, आर्थिक सर्वे में अगले साल की अर्थव्यवस्था का अनुमान दिया जाता है। ये बताया जाता है कि किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो सकती है और इसकी वजह क्या हो सकती है। यानी नए वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ेगी तो क्यों दौड़ेगी, उसकी वजह बताई जाती है। अगर खराब रहने की आशंका है तो इसकी भी वजह। तो एक तरह से आर्थिक सर्वे बजट का आधार तय करता है। बजट में सरकार ने किस सेक्टर को कितना फंड एलोकेट किया, इसका तर्क आर्थिक सर्वे के आंकड़ों में खोजा जाता है। 2020-21 के आर्थिक सर्वे में देश की GDP ग्रोथ रेट 6 से 6.5% रहने का अनुमान जताया गया था। इसके अलावा इस सर्वे में वित्त वर्ष 2019-20 में कृषि क्षेत्र में ग्रोथ 2.8% बताई गई थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ 2.5%, सर्विस सेक्टर में 6.9% की ग्रोथ। लेकिन ज्यादातर अनुमान जो इस वर्ष के थे वो गड़बड़ा गए। क्यों, हम सब जानते हैं, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से। मौजूदा वित्त वर्ष अप्रैल 2020 से शुरू हुआ था और तब देश में सबसे सख्त लॉकडाउन था, सब कुछ बंद, और ऐसा अगले कई महीनों तक रहा। याद होगा आपको जब वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था में कोरोना की वजह से नुकसान को एक्ट ऑफ गॉड बताया था, और इसीलिए पिछले साल जो अनुमान लगाए गए थे सर्वे में, उनके मुताबिक कुछ हुआ नहीं। जितने राजस्व आय की उम्मीद थी उतनी नहीं हुई, सरकारी घाटा बढ़ गया, अनुमान के मुताबिक निवेश भी नहीं हुआ। पहली 2 तिमाही के आंकड़े माइनस में रहे और पूरे साल ही ग्रोथ रेट माइनस में रहने का अनुमान है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 की चारों तिमाही को मिलाकर अर्थव्यवस्था में 7.7% का कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, यानी संकुचन। संकुचन का मतलब 2019-20 में जो GDP थी, 2020-21 की GDP उससे 7.7% कम रहेगी।
जीडीपी हम सब जानते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देश में सभी उत्पादों और सेवाओं को मिलाकर बनने वाला आंकड़ा, एक तरह से पूरे देश का सैलरी अकाउंट। वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि सेक्टर में 3.2% की ग्रोथ का अनुमान है। माइनिंग सेक्टर -12.4% रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर -9.4%। कंस्ट्रक्शन सेक्टर -12.6%। इसके अलावा भी अर्थव्यवस्था के कई और इंडिकेटर हैं, उन पर बात कर लेते हैं। बेरोजगारी दर, कोरोना की वजह से नौकरियां गई, लाखों लोगों का रोजगार छिना। जब पिछला दशक शुरू हुआ था तो देश में बेरोजगारी की दर करीब 2% थी और अभी देश में करीब 9% बेरोजगारी दर है। तो आर्थिक सर्वे में इस हालत से बाहर निकलने पर फोकस हो सकता है। 2019 में सरकार ने अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी चुनौती यह है कि नकारात्मक ग्रोथ से अर्थव्यवस्था को वापस ट्रैक पर लाया जाए। आर्थिक सर्वे और बजट में सरकार की यही कोशिश दिखने का अनुमान है। कल आर्थिक सर्वे पेश होने के बाद हम फिर से आंकड़ों पर बात करेंगे। अब बात किसान आंदोलन की। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए उपद्रव पर पुलिस ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हिंसा को लेकर दर्ज एफआईआर की संख्या 33 हो गई है। कल तक 18 किसान नेता आरोपी बनाए गए थे, अब इनकी संख्या भी 37 हो गई है। 44 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। जो एफआईआर दर्ज हुई हैं उनमें आपराधिक षड्यंत्र यानी कि 120B, डकैती, घातक हथियार का प्रयोग और हत्या का प्रयास यानी कि 307 जैसी 13 से ज्यादा संगीन आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं। दिल्ली पुलिस ने योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, दर्शन पाल समेत 20 किसान नेताओं को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है। नोटिस में पुलिस ने कहा कि आपने इस बात पर हामी भरी थी कि ट्रैक्टर परेड तय रूट पर शांतिपूर्वक निकलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो फिर आप पर कानूनी एक्शन क्यों न लिया जाए। आपने पुलिस के नोटिस की बात सुनी, अब घायल पुलिसकर्मियों के बारे में जानिए। कई पुलिसकर्मी सुश्रुत ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज उनसे मुलाकात की। दिन में दिल्ली की सीमाओं से भी कई खबरें आती रहीं। प्रदर्शनों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को फिर से बढ़ाया गया। जो बैरिकेड 26 जनवरी को तोड़े गए थे उन्हें दोबारा लगाया गया। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने किसानों को धरना स्थल खाली करने का आदेश दिया है। आज यूपी की योगी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रशासन को धरना खत्म कराने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद गाजियाबाद जिला प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर खाली करने के लिए किसानों को अल्टीमेटम दिया। अधिकारियों ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से बात की और उन्हें सरकार के फैसले के बारे में बताया। इसके बाद टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों को संबोधित करना शुरू किया। कहा कि धरना जारी रहेगा, हम सरेंडर नहीं करेंगे, और ये भी कि अगर सरकार आंदोलन नहीं चलने देना चाहती तो यहाँ से हमें गिरफ्तार करे। उन सभी ट्रैक्टर सवार किसानों का धन्यवाद जो यहाँ आए। टिकैत आगे बोले कि जिन्होंने उल्टे सीधे ट्रैक्टर घुमाए उनसे हमारा कोई संबंध नहीं। टिकैत ने कहा, हिंसा का शब्द हमारी डिक्शनरी में ना है और ना रहेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए टिकैत रोने भी लगे और तमाम बातें कही। सुनिए। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसानों को बर्बाद करने में लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या साजिश कर गई। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने धरना स्थल खाली कराने को लेकर पूरी तैयारी कर ली है और कई लोग इस तरह की अटकलें लगा रहे हैं कि शायद आज शाम रात तक इस तरह की कोई कार्रवाई हो। दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर, यहाँ पर भी हलचल तेज हो गई है। कुछ लोग इकट्ठा होकर आज प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इनका दावा है कि हम स्थानीय लोग हैं, 26 जनवरी की घटना के बाद नहीं चाहते कि किसान यहाँ प्रदर्शन करें। वैसे इस भीड़ के लोगों से जब प्रेस ने सवाल किए तो कई लोगों ने खुद को हिंदू सेना का हिस्सा बताया। हरियाणा में नेशनल हाईवे 48 पर मसानी बराज के पास प्रदर्शन कर रहे किसानों को स्थानीय पंचायतों के विरोध के चलते पीछे भी हटना पड़ा, यानी कई जगह प्रदर्शन का असर दिख रहा है विदाउट एक्टिव और प्रकट इंटरवेंशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 26 जनवरी के उपद्रव के बाद 3 किसान संगठनों ने खुद को आंदोलन से भी अलग कर लिया। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल राष्ट्रीय किसान मजदूर संघर्ष संगठन के नेता सरदार वीएम सिंह ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वापस लौटने का ऐलान किया था, जबकि नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर 1 दिसंबर से धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन भानु ने गणतंत्र दिवस पर हुए उपद्रव के बाद सड़क खाली कर दी। भानु गुट पहले भी आंदोलन से हट चुका है। 18 दिसंबर को भाकियू भानु के नेता भानु प्रताप सिंह ने प्रदर्शन खत्म करने की बात कही थी, लेकिन उनके संगठन के लोगों ने पीछे हटने से मना कर दिया था, जिसके बाद भानु गुट दोबारा प्रदर्शन में शामिल हो गया था।
हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की बात करें तो वो बिल वापसी की मांग को लेकर डटा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर साजिश के तहत आंदोलन को तोड़ने का आरोप लगाया। कल शाम संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 26 जनवरी को हुए उपद्रव और आगे की रणनीति के बारे में बताया। संयुक्त किसान मोर्चा ने लाल किले की घटना पर खेद जताया और 30 जनवरी गांधी जी की पुण्यतिथि वाले दिन अनशन करने की बात कही। आप सबको मालूम होगा कि हम 26 नवंबर को यहां आके बैठे, लेकिन सरकार ने एक साजिश के तहत पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोगों को हमें बिना किसी इन्फॉर्मेशन के जहां हमारे लिए ब्लॉकेड किया हुआ था उसके आगे लाके बैठा दिया। उनके लिए कोई ब्लॉकेड नहीं था और उनके साथ सांठ-गांठ करके कल 26 जनवरी को इस किसान गणतंत्र परेड को साबुटेज करने के लिए उन्होंने हमारे पैरेलल हमने तो सरकार से बातचीत करके 5 रूट तय किए थे जहां हमने ये परेड करनी थी और उन्होंने इसके पैरेलल दिल्ली के अंदर परेड करने का डिक्लेयर किया और 5-4 दिन पहले ये भी डिक्लेयर किया कि हम लाल किला जाएंगे और एक दो उनके साथ लीडर्स ने ये भी कहा था कि हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे, लेकिन सरकार की उनसे मिली भुगत थी। इसलिए जब वो गए, हमारे लिए जो रूट तय किए गए थे वहां बाधाएं खड़ी की गई। हर रूट पे पुलिस ने लोगों को जहां से हमने मुड़ना था हर जगह कहा कि सीधे जाओ, दिल्ली में जाओ। नाम का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस किया, लेकिन खुद को लाल किला पे भेजा, किसी को आईटीओ पे भेजा। लोग वहां गए, उन्होंने वहां जाके जो कुछ किया वो सारे देश के सामने है। अब तो जो सारे देश के सामने जो उनकी मिलीभगत की तस्वीरें हैं, दीप सिद्धू जो आरएसएस के हैं और वो अमित शाह मोदी के खास एजेंट हैं, उन्होंने वहां जाके ये सारा कार्य किया। और कमाल ये हुई कि 26 जनवरी का दिन हो, देश का एक अहम स्थान हो लाल किला, वहां पे जो पुलिस चौकी थी, जब ये लोग वहां गए तो सारे पुलिस वाले चौकी छोड़ के चले गए और 4 घंटे तक उनको अपना कार्य करने दिया। और उन्होंने हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको उतार के उसके बराबर एक और धार्मिक झंडा फहराया और उसके बाद वो आराम से वहां से गए या जो थे, तो पुलिस ने उनको किसी को कुछ नहीं कहा। दीप सिद्धू हमारे नेशनल फ्लैग के नीचे एक तरह से टहलते नजर आए। वो सारा मीडिया में सब कुछ है। इससे सारे देश की भावनाएं आहत हुई हैं। हम भी इस देश के वासी हैं, हमारी भी भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत, इसका आधार हमने किसान मोर्चा की तरफ से शुरू किया, इसलिए हम बिना किसी कसूर के देशवासियों को जिन्हें खेद पहुंचा है उससे खेद प्रकट करते हैं। जिन लोगों को इससे कष्ट हुआ है, किसान मोर्चा की तरफ से मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन ये किसान मोर्चा से का चलाया हुआ आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हमने फैसला लिया है कि इस संबंध में 30 जनवरी को गांधी जयंती पे सारे देश में गांधी जी की हत्या के दिन पे सारे देश में किसान आंदोलन की तरफ से जनसभाएं की जाएंगी और अनशन एक दिन का अनशन रखा जाएगा। और इसी तरह 1 तारीख का जो हमने 1 फरवरी का जो प्रोग्राम तय किया था, इसी वजह से फिलहाल हमने उसे पोस्टपोन कर दिया है और उस अगला प्रोग्राम फिर अगली किसी मीटिंग में हम डिक्लेयर करेंगे। तो पार्लियामेंट को जो मार्च का 1 तारीख को था वो हमने फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है और अगली किसी मीटिंग में
जो प्रोग्राम होगा वो आप सबको बता देंगे। किसान आंदोलन को लेकर एक अपडेट यूपी से और है। 27-28 जनवरी की आधी रात पुलिस ने बागपत में करीब 40 दिन से चल रहा धरना खत्म कर दिया। दिन में भी किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बातचीत हुई थी। किसानों ने न उठने का फैसला किया था, जिसके बाद आधी रात भारी पुलिस फोर्स पहुंची और आंदोलनकारियों को खदेड़ दिया, सड़क खाली करा ली। प्रशासन का कहना है कि हाईवे खाली कराने के लिए NHAI ने पत्र लिखा था, इसलिए कार्रवाई की गई। सुनिए बागपत के ADM अमित कुमार को। आज NHAI ने हम लोगों को पत्र लिखा था, क्योंकि NHAI के कार्य में बाधा पहुंच रही थी, तो उन लोगों ने पत्र भेज करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कार्य को पूरा कराया जाए। चूंकि इनका कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है, तो उसको पूर्ण कराने के लिए हम लोग आए थे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग अपना स्वतः ये लोग चले गए। हम लोग उनके जो सामान थे उनको रख लिए। कितने दिन से धरना चल रहा है? कितने लोग थे? ये हम लोग जब आए तो 4-5 वृद्ध लोग थे। एक उसमें से मतलब थोड़ा सा उसका वो दिमाग को मतलब कम था। उन लोगों को हम लोगों ने उनके घरों पे भिजवा दिया। बल प्रयोग किया या नहीं किया? नहीं, किसी भी तरह का कोई नहीं। वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से वो लोग चले गए। लोगों का आरोप है कि लाठीचार्ज करके हमारे खाना खा रहे थे हम। बल प्रयोग किया या नहीं? नहीं, किसी भी तरह का कोई भी बल प्रयोग नहीं हुआ। किसान एम्बुलेंस में जो 2 बुजुर्ग भेजे गए हैं, ये किस हॉस्पिटल में भेजे हैं? वो किसी हॉस्पिटल में नहीं गए हैं, उनको घर पे भेजा गया। चूंकि बुजुर्ग थे, उसमें से एक थोड़ा सा उसका दिमाग, जैसा हम लोगों को पता चला कि थोड़ा सा मतलब वो था, उसको घर पे भेजा गया। सबको चोट लगी है, खून निकल रहा है? नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को भी किसी भी तरह की कोई चोट नहीं लगी। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के सामने विकट चुनौती आ गई है। वो चाहकर 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। अब ये देखना है कि बातचीत के अगले दौर से पहले आंदोलन कितना मजबूत रह पाता है, और अगर बातचीत हुई तो उसमें पावर इक्वेशन किस तरह बदली होंगी। संसद भी खुलने वाली है। आज कांग्रेस के नेतृत्व में 16 विपक्षी पार्टियों ने किसानों के समर्थन में बजट से पहले राष्ट्रपति के संबोधन के बायकॉट का ऐलान किया। लेकिन क्या विपक्ष इन संकेतों से आगे बढ़कर कुछ कर पाएगा? समय बताएगा। और सरकार ने इस बायकॉट पर कहा है कि राष्ट्रपति दलीय राजनीति से ऊपर हैं, विपक्षी दलों को ऐसा नहीं करना चाहिए। शो में आज के लिए इतना ही। आखिरी में बात पॉजिटिव न्यूज की। वीडियो देखिए। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम डॉक्टर प्रशांत लोखंडे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने आसपास ढेर सारे ऐसे लोगों को देखा जिनकी नौकरी चली गई, जो आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे थे। इसमें उनके साथ काम करने वाले लोग भी शामिल थे। प्रोफेसर लोखंडे ने लोगों की मदद के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में नौकरियों की जानकारी देना शुरू किया। अच्छा रिस्पांस मिला, जिसके बाद उन्होंने दिशा अभियान नाम से गूगल फॉर्म बनाया और उन लोगों के बीच शेयर करना शुरू किया जिन्हें नौकरियों की ज़रूरत थी। दूसरी तरफ उन्होंने IT और दूसरे सेक्टर की कंपनियों से बात की और इसने कई लोगों की ज़िंदगी को नई दिशा दी। कोरोना से पैदा हुई हताशा खत्म नहीं होगी, उसे खत्म करना होगा अपने अभिनव प्रयासों के जरिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।